नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर पे। तो चलो मिलके पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स। तो चलो आगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 और 21 जो सीरीज नंबर 3 है वो अभी ओपन हो चुकी है। 8 जून से 12 जून के बीच में ये ओपन रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इस बॉन्ड की इश्यू प्राइस है वो सब्सक्रिप्शन है 4,677 रुपये पर ग्राम। तो एक ग्राम का है 4,677 रुपये। और अभी क्या है, आरबीआई ने डायरेक्ट किया है जो भी इन्वेस्टर ऑनलाइन ये इन्वेस्ट करता है इसमें वो डिस्काउंट पाएगा 50 रुपये पर ग्राम का। तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी 4,627 रुपये। ये रेट्स कौन रेगुलेट करता है? ये रेट्स करता है आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आप थोड़ा सा अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में जानते हो तो ये आपको पता होगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये क्या है। कि अभी हम क्या है फिजिकल रूप में गोल्ड लेते हैं तो उसकी कीमत होती है, लेकिन अभी क्या है आरबीआई ने कुछ एक ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलके, इसमें क्या हमें फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आरबीआई से जाके ये गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। एक तरह का ये बॉन्ड पेपर पे लिखा होता है कि 1 ग्राम सोना, इसके पास 1 ग्राम सोना है, आप 4,670 रुपये दीजिए और 1 ग्राम सोना मिल जाएगा, आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा। तो उसकी कीमत उतनी रहेगी जैसे सोने के भाव उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसमें उसी में उतने भार उतार चढ़ाव होते रहेंगे। जैसे आपका एक पास एक पेपर पड़ा रहा वो 1 ग्राम सोने के बराबर होगा जिसकी रेट इतनी होगी, और जैसे सोने का होगा ना उसी के उतार चढ़ाव चढ़ते रहेंगे। तो ये एक ऐसा है। और इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है? इसमें मिनिमम है 1 ग्राम आप सोना खरीद सकते हो, मतलब 1 ग्राम का बॉन्ड पेपर खरीद सकते हो। मैक्सिमम कितना है 4 किलो इंडिविजुअल का हो गया, 4 किलो ही हब का हो गया, और 20 केजी पर किसी ट्रस्ट का हो गया। अगर हमारे पास वो बॉन्ड है और हमें कहीं से लोन चाहिए तो वो बॉन्ड हम एज ए कोलेट्रोल के रूप में किसी बैंक में किसी भी संस्था को हम कोलेट्रोल के रूप में जमा कर सकते हैं और उस बॉन्ड पे हमें लोन मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ए गोल्फर्स पैराडाइज। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये गोल्फर्स पैराडाइज इंडिया क्या है। तो ये एक वेबिनार सीरीज़ है। आप तो जानते हो अभी आजकल जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये वेबिनार सीरीज चलना शुरू हो गई। तो 28th वेबिनार सीरीज है अंडर देखो अपना देश बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो आपसे मैंने बताया था जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा साथ साथ में आपको बताता रहूँगा कि क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये आ जाए इंडिया ए गोल्फर्स पैराडाइज ये क्या है? तो एक वेबिनार सीरीज है अंडर देखो अपना देश बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट तरह से सवाल पूछा जा सकता है इंडिया ए गोल्फर्स वेबिनार पैराडाइज ए वेबिनार सीरीज कौन सा है कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और कौन से जो प्रोग्राम के तहत? देखो अपना देश। तो 3-4 सवाल इन 2 लाइनों में बन गए ना, इधर घुमा के इधर उधर से। और देखो अपना देश जो वेबिनार सीरीज है लॉन्च कब हुई थी? 14 अप्रैल 2020 को ही अभी शुरुआत हुई थी, 1.5 महीने पहले। और अब तक ये 28 वेबिनार सीरीज बना चुका है। ये गोल्फर्स पैराडाइज में क्या है, देश के जगह जगह के गोल्फ जो स्पोर्ट्स कोर्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। जो गोल्फर्स हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था। तो ये अभी गोल्फर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज़ है। रिसर्चर्स वर्किंग एट सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI बेस्ड BESCD बेस्ड इन दुर्गापुर हैव डेवलप्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो अभी ये सवाल से पूछा जा सकता है कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर? तो ये हो जाएगा CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुर्गापुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे लोकेटेड है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरी न्यूज़ है कोविड-19 के रिलेटेड ही होगी। नेशन वाइड समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज बाई NEIST। NEIST याद है, कल परसों हमने डिस्कस किया था। चलो बताते हैं, पहले तो देख लेते हैं NEIST क्या है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। तो ये क्या है, अभी समर में ये रिसर्चर्स को ट्रेनिंग देगा। और वो ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग विल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम। ये ऑनलाइन मीडियम से ट्रेनिंग होगी। और ये अभी आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी। सॉरी नीचे से नहीं है, ये टेस्टिंग लेबोरेटरी जो फर्स्ट आसाम में एस्टेब्लिश की थी, याद होगा।
तो सवाल पूछा जा सकता है समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जा रहा है? नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? जोराहट में स्थित है। अब 2 दिन पहले की आप न्यूज़ कलेक्ट करना, ये आपको बताया गया था। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2018 एंड 19 रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या है? पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है जिसको रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये एक लाइन की न्यूज़ है वैसे कि किसने रिलीज किया है पीरियोडिकल लेबर सर्विस? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। आपको पूछा जा सकता है कि अभी पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 रिलीज बाय विच ऑफिस? तो आपको 2-3 ऑफिस दे दिया जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दे दिया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिस दे दिया जाएगा, कोई मिनिस्ट्री नाम दे दिया जाएगी। तो इसमें आपका उत्तर होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब अगर ऐसा न पूछ के तो ये भी पूछा जा सकता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये भी सवाल आम है, क्योंकि आजकल बहुत कम चांस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल हेड करता है। और ये NSO किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड। बहुत सारे जो देश में बहुत सारी फील्डों में ये सर्वे करता है। अब जो इतना बड़ी पूरे देश में अगर कोई जो सर्वे कराता है तो छोटा मोटा तो होगा नहीं, बड़ा ही है। तो इसके लिए 4 डिवीजन है, NSO 4 डिवीजन। ये भी सवाल पूछ सकता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के कितने डिवीजन है? तो 4 डिवीजन है। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन के रिसर्च डिजाइन ये एक अलग से डिवीजन है, क्योंकि इतने पूरे जैसे भारत में पूरे बड़े देश में आपको सर्वे करना है। तो ये तो है नहीं चलो गांव में उठ के 10 घरों में घूम लिया और जानना है। उसके सर्वे की डिजाइन होगी, रिसर्च होगी। तो एक कोलकाता बेस्ड सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिजाइन का एक ऑफिस है। वो सर्वे को डिजाइन करता है और रिसर्च को डिजाइन करता है कैसे सर्वे हमें कंडक्ट करता है। उसके बाद दूसरा है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। अब जो अगर डिजाइन हुआ है तो उस सर्वे को करने के लिए हमें फील्ड में जाना है। जैसे हमारे होते हैं कि जनगणना होती है, तो एक तो जो सेंटर में बैठा है वो आपको सर्वे डिजाइन करके देगा कि क्या क्या जनगणना करना है। फिर मास्टर्स को हम उसको बताएंगे इतने मास्टर जाएंगे, इतने कोई पटवारी जाएगा, कोई भी ये सर्वे करेगा। तो वो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होती है कि मास्टरों को वो तनख्वाह देती है, टीचर्स को, कि आप जा जाके घर जाकर जाके आप उनका डाटा कलेक्शन करो। तो वो होती है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। वो डाटा क्या है? फील्ड से जो भी डाटा होगा वो लेके आएगी। अब फील्ड ऑपरेशन जो डाटा लेके आएगी, अब वो डाटा कहाँ जाएगा? उसके अलग से होता है एक डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन। जो जितना भी फील्ड ऑपरेशन यूनिट होती है वो जब डाटा लेके आती है वो डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन को दे देती है, और फिर डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन उसका आगे काम करता है। और इसी के बीच में कहता है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। अब इतनी जो ये डिवीजन होगी, इनको कोऑर्डिनेट भी होना जरूरी है। तो इसके लिए एक अलग से है जो इधर का डाटा इधर, इधर का डाटा इधर जाता है। ये है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन, जो तीनों में कोऑर्डिनेट करती है। तो आप याद रख लेना, ये 2-3 सवाल यहीं बन गया। ये सर्वे किसने करवाया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने करवाया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये आ गया डायरेक्टर जनरल। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एंड हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हो गया। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कितनी डिवीजन है? ऐसे आपसे बार बार सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्यूलिप, TULIP। ट्यूलिप क्या होता है? एक फूल होता है जो श्रीनगर में एक गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पे भी क्या है, इसका एक महीने 2 महीने के लिए खिलता है। तो ये तो होता है एक्रोनियम्स होते हैं, कोई अच्छा सा नाम दे दिया। जैसे कल परसों हमने पढ़ा था स्वदेश, क्या है, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। स्वदेश क्या था पता होगा आपको? स्वदेश वो स्कीम है जिसमें जो हम वंदे भारत मिशन के अंदर जो मिग्रेंट्स अपने देश दूसरे देश से बंदे लेके आ रहे हैं, तो उनका जो डाटाबेस तैयार करना है, उसके लिए स्वदेश स्कीम चलाई गई थी। तो ट्यूलिप क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड करेगा? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज़। जो भी लोकल अर्बन बॉडीज हैं और स्मार्ट सिटीज़ है, उसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाएगा। अब इसमें कौन लाभ ले सकता है? एनी ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीटेड BTech, BArch, B.Plan एंड BSc कैन अप्लाई विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप आजकल क्या है, अभी हमारे देश में क्या है, जो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों को पहुंचा दो जो भी BTech, B.Arch एंड B.Plan कर रहे हैं,
क्योंकि अभी अपने गवर्नमेंट में भी वही बंदे ले रहे हैं जो किसी सिटी को डेवलपमेंट में आपको सहायता कर सकें, जो प्लानिंग में सहायता कर सकें। उनको ज़्यादातर ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है जॉब में, प्राइवेट जॉबों में भी उनका प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जैसे भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो सभी को कर लेना चाहिए, जो भी बीटेक और बीए का, जो बीए आर्किटेक्चर कर रखे हैं, बी प्लानिंग कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, उनके लिए एक ज़रूरी हो जाता है। आप भी बताना सभी को कि वो करेंगे, और इसमें जॉब प्लेसमेंट में आपको सहायता मिलती है। तो ये टूलिप याद रखना, ये अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम किन किन के लिए, बीटेक, बी आर्क एंड बी प्लान, जो बीएससी किए हैं उनके लिए कितना है, जब ग्रेजुएशन हो जाए तो 18 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आज एनवायरनमेंट सेव करने के लिए सारी संस्थाएं कितनी भाग रही हैं, भागनी चाहिए। एनवायरनमेंट हमें प्रकृति में सब कुछ देती है और हम उसी के दोहन में लगे हुए हैं। तो जो चीज़ें हमें जीवन दे रही है उसको बचाना ज़रूरी है। तो ये कब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब था, 5 जून को। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, यूपीएससी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो विविधता को, हमें जो जैविक विविधता है उसको सेलिब्रेट करना है। अब फर्स्ट टाइम ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 बाय यूएन। तो ये एस्टेब्लिश वाला भी याद रखना, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बता दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट टाइम कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो कोई क्योटो प्रोटोकॉल देगा, कोई ब्राजीलियन, कुछ भी, मतलब 2-3 नाम दे देंगे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। 5 जून आपसे डेट शायद ही पूछे, लेकिन ये जो फर्स्ट डे कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, थीम हो गई, ये पूछा जा सकता है। एंड एवरी ईयर डिफरेंट कंट्रीज होस्ट द डे। ठीक है, हर साल अलग अलग कंट्रीज को होस्ट करती है। दिस ईयर होस्टेड बाय कोलंबिया इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अब देखो इस लाइन में कैसे सवाल बनाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड बाय, आपसे पूछ लिया जाएगा कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया एंड नन ऑफ द अबोव। तो कौन सा होगा उसका, एवरी डे ना तो कोलंबिया बनाता है, ना जर्मनी बनाता है, ना इंडिया बनाता है, क्योंकि ये हर साल अलग अलग कंट्री होस्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। एंड ये क्वेश्चन आ जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 सेलिब्रेटेड बाय विच कंट्री या होस्टेड बाय विच कंट्री, तो ये आ जाएगा कोलंबिया इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम अपने देश की भी थोड़ी नज़र मार देते हैं। इसमें क्या है, 200 नगर वन टू बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री अंडर अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। तो 200 नगर वन डेवलप किए जाएंगे। ये किसने बोला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। तो हमें शहरों में भी क्या है, इतना भीड़ भड़ा का इलाका हो गया है, प्रदूषण इतना हो गया है, वहाँ प्रदूषण रोकने वाला कोई नहीं है, इतना गाड़ियाँ हो गई, धुआं हो गया, तो उसको रोकने के लिए भी वहाँ वन होने चाहिए। तो अभी शहरों में क्या 200 नगर वन डेवलप किए जाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड, ये आएगा अनरिपोर्टेड, ओके, इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जो है 5 जून को। अब ये कौन सी है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल। अब हर चीज़ की हमें क्या है, रेगुलेट करना जरूरी है। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 जून को ये फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को ऑब्जर्व किया। कौन से दिन में, 5 दिसंबर 2017 में। इतना बड़ा ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्यों ज़रूरत है अब थोड़ा याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप थोड़ा देख लेना, जो 2030 तक है। उसका गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। अब 14 क्या अर्ज करता है, इफेक्टिवली रेगुलेट हार्वेस्टिंग एंड ओवर फिशिंग इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस बाय 2020। और 2020 के बाद हमें अनलीगल हो गई, और जो फिशिंग हो गई, ओवर फिशिंग हो गया, उसको ख़त्म करना है। अब ये क्यों ज़रूरत है, अब बताइए। कोई भी आदमी, आप सोच लो आपके पास एक सब्जी की ये हो गई, सब्जी का खेत हो गया और आपने सब्जी बोई हुई है,
लेकिन आपने क्या किया, उसको किसी व्यापारी को दे दिया कि आप मुझे इतना रुपया दे देना और आप मंथली पकी हुई सब्जियां, ओनली पकी हुई सब्जियां आप, क्योंकि आपके अंडर ही है कि आपको मतलब एक गांव है उसमें सब्जी वितरित करनी है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे गांव में सब्जी वितरित करने की। तो आप क्या करोगे, उस व्यापारी को बोल दो कि आप पकी हुई सब्जियां क्या करोगे, गांव तोड़ सकते हो और ले जा सकते हो। लेकिन वो व्यापारी क्या करता है, आप ध्यान नहीं देते हो, तो वो क्या है, जो अपने मुनाफे के लिए जो कच्ची सब्जी है, छोटी छोटी एकदम, जो अभी पकी भी नहीं है, उनको भी तोड़ के ले जाता है। तो इससे क्या होगा, वो अपने मुनाफे के लिए वो कच्ची हुई सब्जी तोड़ के ले जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि आगे थोड़ा दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोहन हो गया उस चीज़ का। तो उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें आगे टाइम के लिए भी बचा के रखना है, फिर तो वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा और एक जो फूड हो गया उसकी कमी हो जाएगी। तो ये हमें फिशिंग को भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। ये कौन ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको 2-3 दिन पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया भी था। ये यूएन के स्पेशलाइज एजेंसी है जो 1945 में 16 अगस्त 1945 को एस्टाब्लिश हुई थी। तो एक बार आप फिर से देख लेना, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन 1945 को ये एस्टाब्लिश हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें भी आप सवाल पूछा जा सकता है। आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 किससे रिलेटेड है, लाइफ बिलो वाटर से रिलेटेड है। और ये जो रेगुलेट इफेक्टिव हार्वेस्टिंग और फिशिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 में कब तक कम करने के लिए, रेगुलेट फिशिंग को कब तक खत्म करने के लिए लाया था, 2020 तक करना था। ठीक है, और ये डे किस यूनियन और संस्था के द्वारा मनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल अडॉप्ट ए ट्विन, ये क्या अलग है, विनीत नहीं, फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट इन द नेक्स्ट एनुअल मीटिंग इन जनवरी 2021। तो ट्विन समिट, जो 2 समिट होते हैं वो मनाएगा आगे से 2021 से। तो पहले एक ही था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप सर्च मारना क्या है थोड़ा सा, इसमें बहुत इकोनॉमिक लीडरों को बनाया जाता है कि देश अभी पूरे संसार को किस दिशा में ले जाए। तो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, द ग्रेट रीसेट। अभी क्या है, पूरा देश बहुत बड़ी एक महामारी से फैल रहा है। तो अभी क्या है, हम जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हमको क्या है, उस कंप्यूटर को, वायरस को, फिर कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। तो अभी क्या है, हमें भी एक अपने 2020 में क्या है वायरस आ चुका है। तो ये इकोनॉमिक फोरम पूरे इकोनॉमी पे एक तरह का वायरस फंस चुका है। तो हमें पूरा तरह रीसेट करना है इसको रीसेट करना है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी कहाँ पे होने वाला है, दावोस में। तो आपसे मैप में ये मैप देके बता दीजिएगा, यहाँ पे जैसे 1 नंबर डाल दिया और वर्ल्ड मैप दे दिया कि 1 नंबर रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सुमित हुई है वो कहाँ होगी। तो ये जैसे दावोस है, आप देख लीजिए स्विट्जरलैंड और का भी मैप देख लीजिए, जिसका बॉर्डर करता है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये चीज़ें। और स्विट्जरलैंड में जानते हुए आपको हमारा काला धन पड़ा रहता है, ये याद ही रखना है। एक बार फिर से ऊपर का एक जो पहले मैं आपको कुछ सवाल रह गए थे बता देता हूँ। सोवरेन गोल्ड स्कीम के बारे में अंदर आपको 2-3 सवाल रह गए थे। आपको ये प्राइस नहीं पूछी जाएगी कि कितना प्राइस पर ग्राम है। सबसे पहले तो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसकी रेट कौन डिक्लेयर करता है, तो आरबीआई डिक्लेयर करता है। ठीक है, ये हो गया था। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कितनी है ये पूछा जा सकता है। क्या जो बॉन्ड है वो कोलेट्रल ऑफ लोन्स के रूप में यूज किया जा सकता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल मैं पूछना भूल गया था। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने लेक्चर में सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश करता रहूँगा। अभी तो क्या है, घर पे बैठे बना रहे हैं, लॉकडाउन में है, माइक वाइक भी नहीं है। तो अच्छे से अच्छे आपके लिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ लाता रहूँगा। और इस न्यूज़ की पीडीएफ के लिए आप skbinsir.blogspot.com पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।